प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित जन कल्याण पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया और वंचित समुदायों के 1 लाख उद्यमियों के लिए ऋण सहायता को मंजूरी दी। इस कार्यक्रम में देश भर के 470 से अधिक जिलों से वंचित समूहों के विभिन्न सरकारी योजनाओं के लगभग 3 लाख लाभार्थियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम नमस्ते के तहत सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों को आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड और पीपीई किट का भी वितरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही बटन दबाया वैसे ही सीधे गरीबों के बैंक खातों में 720 करोड़ रुपए की सहायता राशि पहुंच गई। इससे वंचित वर्ग के 1 लाख उद्यमियों को फायदा पहुंचा, जो समाज के सबसे कमजोर तबके की नुमाइंदगी करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज दलित, पिछड़े और वंचित समाज के कल्याण की दिशा में देश एक और बड़े अवसर का साक्षी बन रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर दलित, वंचित, पिछड़ा और आदिवासी समाज को पीछे रखने का आरोप लगाया और कहा कि ये वर्ग आगे आ जाता तो इनकी परिवारवादी राजनीति बंद हो जाती। मोदी जब दलित, वंचित समाज की सेवा के लिए कुछ भी करता है तो इंडी गठबंधन वाले लोग सबसे ज्यादा चिढ़ जाते हैं। कांग्रेस वाले कभी नहीं चाहते कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का जीवन आसान बने। वो तो आपको बस तरसा कर ही रखना चाहते हैं। आप किसी भी योजना को देखिए, इन्होंने आपके लिए शौचालय बनवाने का मजाक उड़वाया। इन्होंने जनधन योजना और उज्ज्वला योजना का विरोध किया। जहां राज्यों में इनकी सरकारें हैं, कई योजनाओं को इन्होंने आज तक लागू नहीं होने दिया। ये जानते हैं कि दलित, वंचित, पिछड़ा, ये सारे समाज और वहां के युवा अगर आगे आएंगे तो इनकी परिवारवादी राजनीति की दुकान बंद हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर वंचित वर्ग के लोगों को उनके भाग्य के भरोसे छोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने वंचित वर्ग के लोगों के महत्व को कभी नहीं समझा। कांग्रेस की सरकारों ने देश के विकास में वंचित वर्ग के महत्व को कभी समझा ही नहीं था। उनको परवाह ही नहीं थी। इन लोगों को कांग्रेस ने हमेशा सुविधाओं से वंचित रखा। देश के करोड़ों लोगों को उनके भाग्य के भरोसे छोड़ दिया गया। और दुर्भाग्य देखिए, ऐसा एक माहौल बन गया कि भाई ये योजनाएं, ये लाभ, ये जीवन तो उनके लिए है, हमारे लिए तो नहीं, हमें तो ऐसे ही मुसीबतों में जीना है। ये मानसिकता बन गई और इसके कारण सरकारों के खिलाफ शिकायत भी नहीं रही। मैंने उस मानसिक दीवार को तोड़ दिया है। अगर आज अच्छे घरों में गैस का चूल्हा होगा तो वंचित के घरे में भी गैस का चूल्हा होगा। अगर अच्छे अच्छे परिवारों के बैंक के खाते होंगे तो गरीब का, दलित का, पिछड़ों का, आदिवासी का, उसका भी बैंक खाता होगा। प्रधानमंत्री ने सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण यानी पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि 2014 में केंद्र सरकार ने सबका साथ, सबका विकास के विजन के साथ काम करना शुरू किया। जिन लोगों ने सरकार से उम्मीद छोड़ दी थी, सरकार उनके पास पहुंची और देश के विकास में उन्हें भागीदार बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इसके अलावा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। नई दिल्ली के जेएलएन स्टेडियम में हुए इस कार्यक्रम में हजारों रेहड़ी पटरी वालों ने हिस्सा लिया। साथ ही देश के कई शहरों से लाखों स्ट्रीट वेंडर वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम का हिस्सा बने। स्टेडियम पहुंचने पर पीएम का जोरदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 1 लाख रेहड़ी पटरी वालों को ऋण वितरण का शुभारंभ किया। इनमें दिल्ली के 5000 रेहड़ी पटरी वाले भी शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान पीएम ने योजना के कुछ लाभार्थियों को अपने हाथों से चेक सौंपे।
हाशिए पर पड़े स्ट्रीट वेंडरों की मदद के लिए 2020 में ये योजना शुरू की गई थी। वित्तीय समावेशन और समग्र कल्याण की दिशा में ये पहल बेहद कारगर सिद्ध हुई है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पीएम स्वनिधि के तहत अब तक 62 लाख लाभार्थियों को लगभग 11,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। पीएम ने कहा कि इन लाभार्थियों में आधे से अधिक महिलाएं हैं। पीएम ने पिछली सरकारों पर रेहड़ी पटरी वालों की समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि जिनके पास बैंकों को देने के लिए कोई गारंटी नहीं थी, मोदी उनकी गारंटी बना। आपका ये सेवक गरीबी से निकलकर यहां पहुंचा है। मैं गरीबी को जी करके आया हूं और इसलिए जिसको किसी ने नहीं पूछा उन्हें मोदी ने पूछा भी है और मोदी ने पूजा भी है। जिनके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था, तो मोदी ने कह दिया था बैंकों से भी और रेहड़ी पटरी वाले भाई बहन को भी, अगर आपके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं है तो चिंता मत कर दीजिए, मोदी आपकी गारंटी लेता है। तो इन्हीं दो जो महत्वपूर्ण पहल हैं, एक पहल स्वनिधि योजना की जो पहले से चली आ रही थी, जिसमें काफ़ी अच्छे परिणाम सामने आए हैं, साथ ही साथ कल जो प्रधानमंत्री की ओर से पोर्टल लॉन्च किया गया है, उस पर हम बातचीत करेंगे। दो खास मेहमान यहां पर हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। सीमा पर देश की रक्षा करते जवानों की दिवाली सोनी ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने इस साल भी देश के जवानों के साथ मनाई दिवाली। पापा मोदी जी के साथ। मेरा बच्चा। जानते हैं मोदी जी कि त्योहार में हम तो नहीं जा पाते बेटे के पास, इसलिए वही चले जाते हैं परिवार बन के उसके पास। सच कहूं, हम सब है मोदी का परिवार। मेरा भारत, मेरा परिवार। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। चुलबुला बनूं जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद, कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस को लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं गरीबों, वंचितों, कमज़ोर, शोषित और हाशिए पर पड़े जो तबके हैं उनके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए किस तरह से मोदी सरकार काम कर रही है। उदाहरण के तौर पे दो योजनाओं पर, दो महत्वपूर्ण पहलों पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। एक स्वनिधि योजना और दूसरी जो प्रधानमंत्री के द्वारा कल सूरज पोर्टल लॉन्च किया गया है, उसको लेकर के दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर M.K. अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। साथ ही साथ हमारे साथ शिशिर सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। शिशिर जी, सबसे पहले आपके पास हम आना चाहेंगे। अगर हम PM स्वनिधि योजना की ही बात करें, जो हाशिए पर जो तबके हैं, अभी हम प्रधानमंत्री को भी सुन रहे थे, उनका कहना था कि जो बैंक से अगर ऋण भी लेना है तो उसके लिए भी एक गारंटी की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब मोदी इन कमज़ोर तबकों की गारंटी बन गया है। साथ ही साथ उनका ये कहना था कि जिनका कोई नहीं है, जिनको कोई सपोर्ट नहीं करता है, तो सरकार उनको सपोर्ट कर रही है। तो PM स्वनिधि योजना और जो कल एक शुरुआत की गई है PM सूरज राष्ट्रीय पोर्टल, किस तरह से इसको देखते हैं इन वंचित तबकों को आगे बढ़ाने के लिए, इनके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए? देखिए, अगर सबसे पहले बात हम करें PM स्वनिधि की, इसमें दो बातों पर आपको गौर करना है। यहाँ पर जो PM स्वनिधि है, इसमें 10,000 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये तक का जो वर्किंग कैपिटल है। देखिए, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, यानी कि आपको रोज काम चलाने के लिए जो पैसे की ज़रूरत है वो आपको कैसे मिल पाता है, वो कैसे आपको सहायता मिल पाती है, और इसके लिए आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना है। एक और बात यहाँ पर अहम है कि अगर आप नियमित तौर पर अगर आप कर्ज की अदायगी कर दे रहे हैं, वापस की अदायगी कर दे रहे हैं, तो कैशबैक भी मिलता है जो 100 रुपये प्रति महीने का है, यानी कि साल भर में 1200 रुपये का आपको कैशबैक मिल जाता है। और इस पर जो ब्याज की दर है वो 7% है, बिल्कुल तय की हुई है। अब एक और बात यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो छोटे कर्जदार होते हैं उनका कर्ज वापसी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। जैसे हम कभी भी NPA यानी कि जो फंसे हुए कर्ज की बात करते हैं, उसमें छोटे कर्जदारों की संख्या काफी कम होती है, क्योंकि वो काफी अनुशासित होते हैं। और यही वजह है कि इस तरह की योजनाएं जो हैं उनकी सफलता इस वजह से भी है क्योंकि ये इनके अंदर अनुशासन है कर्ज वापस करने का। तो एक तरफ इनकी मदद हो जाती है और दूसरी तरफ बैंकों को अपना पैसा फंसने का डर जो है वो नहीं होता है। तो ये इस योजना की सबसे खास बात है। जहां तक बात PM सूरज की है, देखिए PM सूरज में भी जो व्यवस्था है वो क्या है कि जो समाज में जो सूक्ष्म उद्यमी है, यानी कि बहुत ही छोटे आकार का जो कारोबार कर रहा है, उनको हम किस तरीके से एक संगठित व्यवस्था में लाएं जिससे कि उसको अपनी उद्यमिता को बेहतर बनाने, कारोबार को आगे बढ़ाने में मदद मिले। तो ये दोनों ही योजनाएं समाज के सूक्ष्म उद्यमियों के लिए बड़ा एक मददगार बन करके आया है। ठीक है, अग्रवाल जी को भी हम, अग्रवाल जी आपके पास आना चाहेंगे। अगर जो वंचित तबके हैं, हम आदिवासियों की बात करें, अनुसूचित जाति की बात करें, अनुसूचित जनजाति की बात करें, या उसके अलावा स्वच्छता श्रमिक हैं, पिछड़े वर्ग हैं, इनके लिए जो PM सूरज राष्ट्रीय पोर्टल एक पहल की गई है, ये कितना कारगर सिद्ध होने वाला है इनके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए? देखिए, जिस प्रकार का जोशी जी, प्रधानमंत्री जी ने एक इकोसिस्टम पिछले 10 साल में जनरेट किया, हर एक को इंटरनेट और बेसिक कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा है और उनको जो बेसिक फैसिलिटीज दी है, जिसकी चर्चा कल भी उन्होंने करी कि हम आयुष्मान भारत का कार्ड दे रहे हैं, इसी प्रकार से सारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए, चाहे शौचालय की बात हो तो, और पक्के मकान की बात हो, नल से जल की बात हो, उज्ज्वला स्कीम की बात हो तो, बिजली कनेक्शन की बात हो, उसके साथ साथ जो इन्होंने लॉन्च किया है 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन। अब प्रश्न ये उठता है उसका इसके साथ क्या कनेक्शन है। यहीं पर कनेक्शन प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में एक्सप्लेन भी किया था और शायद लोगों को अब और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अब जब उनकी कैपेबिलिटी बन रही है तो उनको फॉर्मल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में शामिल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ये बहुतायत आबादी जो हमारे विकास से और मार्केट सिस्टम से बाहर थी, अब वो आ रही है। कोविड के बाद यही वो वर्ग है जिसने सबसे पहले आर्थिक विकास की जो है लॉ जलाई थी और जिन्होंने लॉ को बुझने भी नहीं दिया था। और सबसे बड़ी चीज यह है कि ये सरकार पर इनकी निर्भरता उतनी नहीं है जितना लोगों को एहसास होता है
और सबसे अधिक कंट्रीब्यूट यदि कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं। मान लीजिए उनकी आमदनी यदि देखते हैं तो बढ़ी है, तो ये बढ़ी हुई आबादी ठीक है कि उस लेवल पर नहीं होगा जिस लेवल पर की टॉप इंडस्ट्रीज का हो सकता है, लेकिन इनके स्तर पर देखिए यदि इनकी आमदनी पिछले 10 सालों में 2 गुना 3 गुना हो जाती है, लोगों को स्वरोजगार मिल जाता है, तो क्या भारतीय अर्थव्यवस्था को इससे एक सशक्त बल नहीं मिलता है? और दूसरा जो टैक्स पेयर्स का मनी उनको जाता था, शिशिर जी ने जैसे बताया कि अनुशासित कर्ज लेने वाले लोग हैं, और इंटरेस्टिंग फीचर क्या है कि इसमें इतने ही कम अवधि में लगभग 2.25 लाख लोगों ने तीसरी बार लोन लिया है, और वो 50,000 की लिमिट तक पहुंच गए। 10,000 से शुरू किया 50,000 तक, यानी कि वित्तीय समावेशन के साथ साथ बैंक के मजबूत कस्टमर भी बन गए, यानी कि बैंकों को भी इससे लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है शिशिर जी, अगर हम स्वनिधि योजना की अभी हमने बात की, अगर हम सूरज पोर्टल की बात करें तो समाज का एक वर्ग उसको, जैसे कि प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि जो भी योजनाएं हैं, जो भी फायदा सरकार लोगों को देना चाहती है वो समाज के सभी वर्गों को मिलें। तो अनुसूचित जातियों की हम बात करें, पिछड़े वर्गों की बात करें, स्वच्छता श्रमिकों की बात करें, इस वर्ग के लिए कितना महत्वपूर्ण था? क्योंकि एक जो उनके पास गारंटी भी नहीं होती थी, वो पिछली सरकारों का भी प्रधानमंत्री उदाहरण दे रहे थे, तो उनका ये कहना था कि अब उनको किसी गारंटी की ज़रूरत नहीं है, मोदी उनकी गारंटी है। तो ये सामाजिक विकास के लिए आर्थिक के साथ साथ सामाजिक विकास भी हो, ये कितना महत्वपूर्ण बिंदु है? देखिए, जब कभी भी बात होती है ना कि विकास दर तेजी से बढ़ रही है, विकास की रफ्तार काफ़ी तेज़ हो गई, तो उसी के साथ एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या वो विकास समावेशी है कि नहीं है। ये जो आप सूरज पोर्टल की आप बात कर रहे हैं, जिसमें समाज के वंचित तबकों तक जो सरकार की विभिन्न योजनाओं का फ़ायदा पहुंचाने की बात है, दरअसल समावेशी विकास की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। क्योंकि अभी तक ये हमेशा से आरोप लगता रहा कि आप विकास तो करते हैं लेकिन विकास का फ़ायदा समाज के उन तबकों को नहीं मिलता जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, उनको फ़ायदा कैसे देना है? जो सरकार की योजनाएं हैं उन तक सीधे सीधे पहुंचे। अब हमारे यहाँ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की बात तो है, जिसको हम लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के नाम से जानते हैं, लेकिन कई और योजनाएं हैं। उन योजनाओं में इन लोगों को कैसे शामिल किया जाए? जैसे एक छोटी सी बात है, कर्ज लेने की बात है, बैंकों से या कोई संगठित व्यवस्था से कर्ज लेने की बात है, वहां पर अगर आपको एक गारंटी की व्यवस्था मिल जाती है, और वो गारंटी सरकार की ओर से अगर हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं सॉवरेन गारंटी, तो जब इस तरह की गारंटी होती है तो बैंकों को भी ये भरोसा होता है कि हमें कोई नुकसान नहीं होगा। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि समाज के इन तबकों में वित्तीय अनुशासन बिल्कुल ही अलग तरीके का दिखता है। ये चीज इस पूरी व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद करता है। तो एक तरफ समावेशी विकास है और दूसरी तरफ यह है कि जहां कहीं भी वित्तीय जरूरत है उनको हम कैसे पूरा करें, जिसकी लागत है वो बहुत ज्यादा ना हो, और दूसरी ओर इनके अनुशासन से उस वित्तीय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में भी मदद मिलती है। तो मुझे लगता है कि ये जो पीएम सूरज पोर्टल है, इसके पीछे एक बड़ा मकसद ये भी है कि विकास समावेशी हो, सामाजिक भी हो, और विकास का फायदा समाज के हर तबके को मिले। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर। ब्रेक के बाद हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा, और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है।
रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। अरे राजू बेटा, तूने नई बाइक ले ली? ऐसे ही तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो बेटा। अरे चाची, सिर्फ मैं नहीं, मेरे जैसे 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल चुके हैं और मैं गारंटी देता हूँ कुछ सालों में अपने देश से गरीबी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। गारंटी? कैसी गारंटी? अरे चाचा, मोदी की गारंटी। अच्छा, अब तो गारंटी पूरी होने की भी गारंटी है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी, ओ मोदी की गारंटी। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना? मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं गरीबों, शोषितों, वंचितों और हाशिए पर पड़े कमज़ोर तबकों को सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए किस तरह से मोदी सरकार काम कर रही है। उदाहरण के तौर पर हम पीएम स्वनिधि योजना की बात कर रहे हैं, हम पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल की बात कर रहे हैं, जिसका प्रधानमंत्री ने कल ही जिसको लॉन्च किया है। हमारे साथ दो खास मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर एम के अग्रवाल इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे साथ शिशिर सिन्हा यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सीनियर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हैं। प्रोफेसर अग्रवाल, 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल आए हैं और स्वनिधि योजना की ही अगर हम बात करें तो 62 लाख से भी अधिक स्ट्रीट वेंडरों को इसका फ़ायदा हुआ है और 10,978 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि के 82 लाख से अधिक ऋण वितरित किए गए हैं। तो ये स्वनिधि योजना को ही अगर हम बात करें, रेहड़ी पटरी वालों की बात करें, तो ये कितनी महत्वपूर्ण होती है देश में गरीबी दूर करने में और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर तबके हैं उनको मजबूत करने में? कितना महत्वपूर्ण ये साबित हुआ है जो आंकड़े बता रहे हैं? ये एक ऐसा वर्ग है जो जरा सी भी लापरवाही से तुरंत गरीबी में शिफ्ट हो जाता है। इसीलिए मैंने अपनी जब बात प्रारंभ की थी तो ये था कि प्रधानमंत्री ने जितने भी बेसिक नीड्स की आवश्यकता थी, स्वास्थ्य हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, आवास हो, जल हो, बिजली हो, इनकी पूर्ति करने के साथ साथ उनके व्यवसाय को और टिकाऊ बनाना और उसको समृद्धशाली बनाने के लिए उनको ऋण सुविधा के साथ साथ एक बैंकेबल व्यवसाय भी बनाना आवश्यक था। और यही कारण है कि जो हम तेजी से ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, ये बड़ा विचित्र है। ये तब तक कम नहीं हो सकता जब तक चहुओर, जिसको कह सकते हैं कि उस पर अटैक ना हो। और यही कारण है कि आप देखेंगे तो उनका जो है स्वास्थ्य का खर्चा कम हो रहा है, वहीं पर आमदनी बढ़ रही है। इसी प्रकार से उनके रहने की वजह से जो समस्या थी वो हट करके अब वो अपने व्यवसाय पर फोकस कर सकते हैं। महिला सशक्तिकरण के साथ साथ उनका योगदान भी परिवार के व्यवसाय बढ़ाने। ठीक है, हमारे पास वक्त कम है, हम अंतिम कमेंट शिशिर सिन्हा के पास हम चलेंगे। शिशिर जी, अगर हम बात करें जो समाज के कमजोर तबके हैं, या एक जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि समावेशी विकास होना चाहिए, और इस तरह से अगर हम रेहड़ी पटरी वालों की बात करें, अनुसूचित जाति की बात करें, जो आपके पिछड़ा वर्ग है, स्वच्छता श्रमिक हैं, इनकी अगर हम बात करें, तो होलिस्टिक में आपसे जानना चाहूँगा पिछले 10 साल में मोदी सरकार की नीतियों ने कितना इनको मजबूत किया है? देखिए, दो बातें हैं। आपने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात की जिसमें लगभग 25 करोड़ लोग जो है वो बाहर हुए। एक और मैं आपके सामने आंकड़ा रखना चाहूँगा जो वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक है, जो ये बताता है कि देश में जो अत्यंत गरीब थे उनकी आबादी 2% के करीब हो गई है। अगर हम समाज के इन तबकों को अगर हम अलग अलग तरीके से फायदा पहुंचाते हैं, उनको सीधा सीधा फायदा पहुंचाते हैं, तो उनके जीवन स्तर में सुधार होता है और वो तबका जो किसी समय में गरीबी रेखा के नीचे है वो ऊपर आने की स्थिति में होता है। ये आंकड़े इस बात की ओर तस्दीक कर रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गरीबों, वंचितों, कमज़ोर और जो शोषित वर्ग है, जो हाशिए पर पड़े हुए लोग हैं, उनकी मदद के लिए, उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण काम पिछले 10 सालों में हुए हैं। इसी पर हम इस कार्यक्रम में बातचीत कर रहे थे। और अगर हम बात करें स्वनिधि योजना की ही, तो जो आंकड़े हमारे पास आए हैं उन आंकड़ों में ये साफ पता चल रहा है कि 62 लाख से भी अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को इसका फ़ायदा हुआ है अभी तक। और ये 2020 में ये योजना लॉन्च हुई थी, तो आप समझ सकते हैं कि 2020 से अभी जो 2024 का ये मार्च का महीना है, केवल इतने अंतराल में 62 लाख से भी अधिक जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनको इसका फ़ायदा हुआ है। 10,978 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि के 82 लाख से अधिक ऋण वितरित किए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पैनल में जो खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं वो बता रहे थे कि ये ऐसे ऋण हैं जो कभी एनपीए नहीं होते हैं। ये लोग अपने ऋण समय पर चुकाते हैं, और अगर समय पर ये लोग ऋण चुकाते हैं तो उस पर भी इनको ब्याज पर सब्सिडी दी जाती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सरकार कितनी प्रतिबद्ध है इन तबकों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए। और साथ ही साथ जो कल पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल को लॉन्च किया है प्रधानमंत्री ने, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पोर्टल सामाजिक उत्थान पर आधारित है। साथ ही साथ रोजगार आधारित जन कल्याण किस तरह से किया जाए उस पर इस पोर्टल का फोकस रहेगा। वंचितों को प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का ये पोर्टल प्रतीक है। और इसका जो उद्देश्य है वो है समाज के सबसे वंचित वर्गों का उत्थान करना। और इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। 2 नए चुनाव आयुक्तों की घोषणा कर दी गई है। 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो गई है। बड़ी घोषणा ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। उससे पहले हम हमारे जो 2 खास मेहमान हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और अब इस खबर की ओर चलना चाहेंगे। 2 नए चुनाव आयुक्तों की घोषणा हो चुकी है। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू नए चुनाव आयुक्त बन गए। हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है। दोनों चुनाव आयुक्त के तौर पर उनकी नियुक्ति गई है और यह नियुक्ति पैनल के रिकमेंडेशन के बाद उस पर ना अनुमोदन देती हैं। तो ऐसी स्थिति में अब हम जानते हैं कि जो चुनाव आयोग है उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ 2 और चुनाव आयुक्त का जो प्रावधान है, अब उसके बाद इस चयन के बाद कह सकते हैं कि चुनाव आयोग में सभी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर दी गई है। और जिस तरीके से हम जानते हैं इस आदेश में कहा गया है कि जब ये अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे तब से उनकी नियुक्ति को ठीक है ऋषि, इस वक्त की बड़ी खबर है। अभी कुछ ही देर में हमारा न्यूज नाइट बुलेटिन शुरू होगा, उसमें हम बताएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। इस वक्त के ये कुछ ही देर पहले के ये दृश्य हैं। प्रधानमंत्री ने भूटान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। भारत और भूटान के संबंध काफ़ी घनिष्ठ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जब पहली बार सत्ता संभाली थी तो सबसे पहले उन्होंने भूटान की यात्रा की थी, और इससे ही ये समझ में आता है कि भारत के लिए भूटान कितना महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री मोदी कितना महत्वपूर्ण मानते हैं भूटान को, और कितना भूटान महत्वपूर्ण है भारत के लिए। इस वक्त के कुछ देर पहले के हम ये दृश्य आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की है और काफ़ी महत्वपूर्ण ये मुलाकात रही है। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस मुलाकात के दौरान बातचीत हुई है। भारत और भूटान के संबंधों की अगर बात करें तो ये ऐतिहासिक संबंध हैं, और भूटान के, चाहे भूटान नरेश की हम बात करें या भूटान के प्रधानमंत्री की बात करें या भूटान के अन्य नेताओं की बात करें, वो लगातार भारत आते रहते हैं। भारत में जो महत्वपूर्ण यहाँ पर लीडरशिप है उनसे उनकी मुलाकात होते रहती है। तो ये कुछ देर पहले के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की है और काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। कुछ देर पहले के ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई है। और भारत और भूटान के अगर हम संबंधों की बात करें तो काफ़ी ऐतिहासिक ये संबंध हैं, और सामरिक रूप से भी भूटान काफ़ी महत्वपूर्ण है भारत के लिए। और भारत भूटान की जिस हद तक मदद कर सकता है उस हद तक मदद भूटान की भारत करते रहा है।
और अब से कुछ देर पहले के ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री से अब से कुछ देर पहले मुलाकात की है और काफ़ी महत्वपूर्ण ये मुलाकात रही है। दोनों नेताओं के बीच में काफ़ी महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। भारत और भूटान के संबंधों की अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक संबंध हैं भारत और भूटान के, और पीएम मोदी के बुलावे पर भूटान के प्रधानमंत्री का ये दौरा है, काफ़ी महत्वपूर्ण इस दौरे को माना जा रहा है भूटान के प्रधानमंत्री का। और दोनों नेताओं के बीच में काफ़ी महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है, काफ़ी महत्वपूर्ण बातचीत हुई है दोनों नेताओं के बीच में। और आपको हमने बताया कि भारत और भूटान के अगर संबंधों की बात करें तो ये सांस्कृतिक संबंध हैं दोनों देशों के बीच में। दोनों देशों के बीच में काफ़ी अच्छे आर्थिक संबंध भी हैं, और भूटान भारत के लिए सामरिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण एक देश है। और कुछ देर पहले के ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री ने भूटान के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।